हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इससे पहले तो ये देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है? दैट रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। दैट reaction in which organic molecule takes place या participate। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ वो रिएक्शन जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, उन रिएक्शंस को हम ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलो अब एक बात समझो मेरी। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH4 प्लस Cl2। ओके, यहां पे हीट या पेरोक्साइड H2O2। ओके, और यहां लिख दिया मैंने CH3 रेडिकल और CH3Cl प्लस HCl। ये कोई रिएक्शन हो रही है, इसमें ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ओके, ये क्या है जिसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है? इसको बोलते हैं हम रिएजेंट। ये क्या है? हीट और ये कैटलिस्ट। ये कौन सी स्पीसीज है अपनी? ये है इंटरमीडिएट। क्या बोलोगे इसको? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, और ये क्या है अपने? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें मेरे को एक बात बताओ आप कि सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या दूं? भाई वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। जिसके साथ रिएक्शन करता है वो रिएजेंट। जिनकी प्रेजेंस में या कैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। ओके, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो केमिकल स्पीसीज होती है जो रिएक्शन के बीच में बढ़ती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के बीच में। और लास्ट में अपने पास क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट। तो आज का टॉपिक अपना रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे हम। जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बने, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ जहां बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? ये तो आपने दूर से देखी रिएक्शन, ये इसके साथ प्रोडक्ट रिएजेंट मिलके इंटरमीडिएट बना और ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। बट इसके अंदर कैसे कैसे हुई ये प्रोसेस, हर स्टेप का नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं और नए कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ नहीं होता, यही होता है कि मूवमेंट ऑफ सीक्वेंसली स्टडी ऑफ इसकी नंबर 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। भाई बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, तो उसमें
किसकी वजह से हो रहा है वो? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही हो रहा है ना भाई। बॉन्ड वो थोड़ी है कोई रस्सी से बंधा हुआ बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का ही बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसको ही स्टडी करना। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ reactants into products stepwise। भाई एक तो इनकी स्टडी करना कि मूवमेंट्स कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और एक दूसरा ये देखना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो जो कौन से स्टेप बन रहे हैं। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और कुछ नहीं है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म हम कब पढ़ेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म हम तब पढ़ेंगे जब हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जब रिएक्शन करवाएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि जैसे हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये। अभी मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है। ये हाइड्रोजन यहां से हटके यहाँ पे क्लोरीन कैसे लग रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हम पढ़ेंगे। फिर उस रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब हर स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही है वो, और उस स्टडी को बोल देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और कुछ नहीं। तो आज का अपना टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है? दैट केमिकल स्पीसीज फॉर्म्स बिटवीन द रिएक्शन। ठीक है, वो केमिकल स्पीसीज जो रिएक्शन के बीच में बनती हैं। ठीक है, ना तो वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होती है और ना वो प्रोडक्ट होती है। रिएक्टेंट के किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के बीच में बनती है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज है कुछ खास कि भाई दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि 6 सेकेंड। ये बहुत ही रिएक्शन ऐसे जैसे, मतलब जब रिएक्शन हो रही है तो बिल्कुल बहुत थोड़े से टाइम के लिए, क्षणिक बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, जस्ट एक 10⁻⁻6 सेकेंड, कितना कम होता है यार। इतनी देर के लिए पता चलेगा कि हाँ वो बनी है, इतनी देर में वो दूसरे में दूसरा स्टेप हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दीज आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जब तक प्रोडक्ट में बन जाती है इनको हम सो वी कैन नॉट आइसोलेट और सेपरेट दीज। भाई ये बहुत कम टाइम के लिए बनती है। तो दूसरा, ये रिएक्टिव बहुत होते हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता रिएक्शन से। मतलब कि तुमने जब यहां से CH मीथेन प्लस क्लोरीन का जब रिएक्शन करवाया, तो यहां पे मान लो ये फ्री रेडिकल आपकी क्या बनी? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनी है। ठीक है, तो इस स्पीसीज को आप ये सोचो कि मैं इसका रिएक्शन करवा के और मुझे CH3 ये वाला फ्री रेडिकल, ये इंटरमीडिएट मेरे को प्रोडक्ट के रूप में मिल जाए। मैं रिएक्शन को यहीं पे रोक के इसको निकाल लूं, आगे रिएक्शन ना हो पाए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके, ठीक है, करूँ अब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये तो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट होते कौन से हैं? देखो अपने सिलेबस वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपको पढ़ने हैं वो है, पहला तो कार्बोकैटायन। ओके, दो कार्बो एनायन, थर्ड है फ्री रेडिकल। ये वो स्पीसीज जो केमिकल रिएक्शन के, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के बीच में बनती है। ठीक है, फोर है कार्बिन्स, और फिफ्थ आपका नाइट्रेट। ओके,
तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोकैटायन, एक एक करके पढ़ेंगे इन सबको आराम से। कार्बोकैटायन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो कार्बोकैटायन क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, वो स्पीसीज, दैट केमिकल स्पीसीज, भाई रिएक्शन के बीच में बनती है, ये लाइन तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा दैट केमिकल स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है, वो केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बनती कैसे हैं? दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू hydrolytic cleavage of covalent bond, in which leaving group takes away with it the shared pair of electrons। इसको बाद में नोट करना, पहले समझ लो मुद्दा क्या है। मान लो CH3X, X की जगह मान लो कोई हाइड्रोजन लिख देता हूं मैं आपके लिए, मैंने क्लोरीन लिख दिया। जब हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है, ये कब बनती है? रिएक्शन के बीच में ही बनती है, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो हमने इसको हीट दी, एनर्जी बढ़ी सिस्टम की, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं ये बनती कैसे है। तो अब ये बॉन्ड का कौन सा क्लीवेज होगा? हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होगा ना। तो इसमें क्या करेगा, ये CH3 और Cl, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस स्पीसीज को हम बोलेंगे कार्बोकैटायन, और ये रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज है, ठीक है। रिएक्शन आगे फिर फॉरवर्ड कर जाएगा और अपने एंड प्रोडक्ट बन जाएंगे, ओके। तो ये ऐसे बनती है हाइड्रोलिटिक फ्यूजन से, जिसमें लिविंग ग्रुप अपने साथ जो ये पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन दोनों का, ये वाला इसको अपने साथ लेके चला जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, ये स्पीसीज, मेरे को ये चीज बताओ, ये जो स्पीसीज बनी है अपनी, ये इलेक्ट्रोफाइल होगी या न्यूक्लियोफाइल को लवर होगी या इलेक्ट्रोफिलिक, सब वो दिखाएगी नेचर, इसका कैसा नेचर है, इलेक्ट्रोफाइल वाला है न्यूक्लियोफाइल वाला है, ये बताओ। अब भाई प्लस चार्ज का मतलब यही है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये, ठीक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किस तरह बिहेव करेगी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, कि जिस जहां पे भी अपने सिस्टम में रिएक्शन में इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अटैक करेगी, ओके, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। करूँ लो, ओके। ये तो थी कार्बोकैटायन की डेफिनेशन, होते क्या है कार्बोकैटायन, कैसे बनते हैं। सेकंड पॉइंट अपने पास आता है क्लासिफिकेशन, ओके। क्लासिफिकेशन में कौन से होते हैं अपने पास होते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन लिखने की जरूरत नहीं है ना। सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्सरी 3 डिग्री टर्सरी कार्बोकैटायन, ओके। प्राइमरी कार्बोकैटायन कौन से होते हैं? जो प्राइमरी कार्बन पे बने होते हैं, ठीक है भाई, प्राइमरी कार्बन जो चेन में सिर्फ एक कार्बन से और जुड़ा हो, ठीक है। सेकेंडरी कौन से होते हैं? जो रिंग में अपने अगल बगल
2 कार्बन से जुड़ा हो, और टर्सरी किसे बोलते हैं जो अपने अगल बगल 3 कार्बन से जुड़ा हो। ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन कैटायन। ओके, 2 टाइप के कार्बोकैटायन और होते हैं अपने पास। एक तो ये वाले CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। जो डबल बॉन्ड के कार्बन से बगल वाले कार्बन के साथ बना हुआ हो, और इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, ओके, जो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ बना हो। एक और होता है, कहां पे लिखूं, यहीं लिख देता हूं। एक होता है अपना ये CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, जो डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन के ऊपर बना हो। इसको कौन सा बोलते हैं, विनाइल कार्बोकैटायन। दिख तो रहा है ना, हाँ, तो इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोकैटायन। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है अपने पास इनमें, कौन सा, स्टेबिलिटी। इन स्पीसीज की भी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये कार्बोकैटायन वाला ज्यादा स्टेबल होगा या ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। इन पांचों में बताओ मेरे को कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। ठीक है, देखो ये कौन से इफेक्ट के थ्रू स्टेबल हो रहे हैं, इनमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इनमें लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई यहां प्लस का मतलब क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर बना दूं आपको, ये हाइड्रोजन, ये CH2, और इसके पास एक ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब क्या करेगा, ये H प्लस बन जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, इसके साथ ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर एक बार ऐसे करेगा, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ। ओके, और ये इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है अपना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, ओके, अब इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, वही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब मेरे को एक बात समझाओ भाई, ये जैसे मैं आपको बताऊं, इन तीनों में देख लो पहले तो, मतलब यार कहने का मतलब क्या है कि इसका एक घर खाली है, मान लो एक घर खाली है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और वहां पे क्या है, कोई चोर है जो उसके अंदर जाना चाहता है, घर के अंदर जाना चाहता है, बट क्या है, यहाँ पे 3 बंदे हैं, बारी बारी निकल आ रहे, एक आ रहा है, फिर दूसरा जा रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, फिर पहला जा रहा है। तो मतलब उसमें उसको कितना कम टाइम मिल रहा है चोर को अंदर जाने के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे वो 3 बंदे अदली बदली कर रहे हैं, यहाँ पे 6 बंदे हैं। भाई एक जाएगा, दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, पांचवा जाएगा, छठा जाएगा, है ना, वो और जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं, तो उसमें चोर के घुसने की संभावना इसके मुकाबले कम है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 बंदे हैं आपके पास जो इसके घर के अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो चोर के घुसने की संभावना, किसी और के आने की संभावना इनसे भी कम है ना, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये इससे कम स्टेबल है, और ये
सबसे लिस्ट स्टेबल है इन तीनों में, सिर्फ इन तीनों में बता रहा हूं मैं। यहां ये कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल हो रहा है? ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है आपका रेजोनेंस से। रेजोनेंस क्या था? देखो कंजुगेशन हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा भाई, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, यही तो चाहिए रेजोनेंस होने के लिए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां ये बॉन्ड बन जाएगा और ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। तो ये कौन से इफेक्ट के थ्रू स्टेबल हो रहा है? ये कार्बोकेटाइन आपका रेजोनेंस इफेक्ट से। और ये कौन से स्टेबल हो रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। और जो ये विनाइल कार्बन है इस पे कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, बस हाँ यहाँ पे ये है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ थोड़े से मिक्सअप हो जाएगा उनका, ठीक है, बाकी इस पे कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो अब इन सारों में बताओ मेरे को कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 और 1 4। चलो एक पूरी सीरीज ही करवा देता हूं मैं इनकी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाली सीरीज लिख लो पूरी। इनको रब करूं, समझ में आ गया? ठीक, अभी देखो ये जो एलाइल कार्बोकेटाइन है ना, ये अपने पास एक जगह और बनता है। कहां? बेंजीन रिंग में। जैसे मान लो आपके पास ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहां पे CH2 प्लस। ओके, एक आपके पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहीं पे छोड़ देता हूं ना। अरे भाई रिंग बन जाए यार। ठीक है, इसके प्लस और एक आपके लिए ये है ठीक है, ये है आपके पास, ये भी एलाइल कार्बोकेटाइन, ये भी एलाइल कार्बन। देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ के ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ भी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ भी ये भी, ठीक है, ये भी एलाइल कार्बोकेटाइन है और ये भी एलाइल कार्बोकेटाइन है। ये भी किस तरह से, ये कौन से इफेक्ट से स्टेबल है? ये भी रेजोनेंस है। देखो कितना बढ़िया रेजोनेंस मिला है इसको भाई, यहां से पाई वैकेंट ऑर्बिटल, सिग्मा पाई, फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, और यहाँ पे आके आपका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने उसमें रिंग में घूम रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है। ये भी यहाँ भी इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिला है दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी। यहां से इसको 3 तरफ से रेजोनेंस मिल रहा है। ओके, ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा। अब ये बेंजीन रिंग के साथ ये भी, ये भी, ये भी, ये ज्यादा स्टेबल है सबसे। तो एक सीरीज लिखवाता हूं मैं आपको कार्बोकेटाइन की, कि सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। ठीक है भाई, नोट कर लो, बहुत काम की चीजें हैं। ओके, वैसे बुक से मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर पढ़ते टाइम नोट करोगे, कॉपी पेन लेके लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखो अब सीरीज नोट करो आप, स्टेबिलिटी सीरीज।
प्लस। समझ गए? पीएच का मतलब फिनाइल, वो जो अभी बनाई थी ये वाली रिंग वाली, तीन साइड से रिंग वन, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला, ये है ये वाला ग्रुप। तो अब मैं इसको फिनाइल लिखूंगा, पीएच लिखूंगा, ठीक है, इसमें जाना। उसके बाद कौन सा आता है आपका पीएच 2CH प्लस, कि भाई दो साइड बेंजीन में जुड़ी। अब ये ट्विस्ट है इस कहानी में, कौन सा, ये CH3 और उसके बाद PH और CH2 प्लस, ठीक है, समझ गए भाई? जो ये वाला है ना, ये इन फिनाइल वाले रिंग के बीच में आ गया, कौन सा है, तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो वाला कार्बन है। ये वाला, ये इस एक बेंजीन रिंग वाले उससे ज्यादा स्टेबल है, इसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। बाकी जब दो साइड से, तीन साइड से फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, जहां पे दो रिंग जुड़ी हो कार्बन के साथ, वो वाला कार्बोकैटायन दूसरे नंबर पे, फिर ये वाला आ जाता है थर्ड पे, फिर ये वाला रिंग वाला, ओके। उसके बाद है आपका दो तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, CH3 2 और CH प्लस, ओके। उसके बाद आपका आता है, इससे पहले एलाइल आ जाएगा, एलाइल, क्यों, ये एलाइल क्यों आ गया उससे पहले, क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज है। एक चीज नोट करने वाली आपने, पता नहीं अभी तक नोट की है या नहीं, शायद मैंने बताने भूल गया मैं, मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको यहां लगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और लास्ट में कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कम देगी दर्द और पैर के मुड़े वाला, सेम उसी तरह यही है कि मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, कंजुगेटिव इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। बट सिर्फ हैलोजन के केस में एक एक्सेप्शन होता है, जो मैंने आपको नोट करवा दिया। हैलोजन में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेबलाइजर, रेजोनेंस स्टेबलाइजर। अब आप बोलोगे सर फिर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से स्टेबलाइज है ना भाई, इनमें तो रेजोनेंस है, फिनाइल वाले केस में ठीक है, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे रेजोनेंस है। तो आप बोलोगे सर इसको इससे पहले कैसे दे दिया, क्योंकि यहाँ पे यार हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा हो रहा है ना भाई, तीनों साइड से अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसके साथ, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए ये इसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, ठीक है। और फिर कौन सा आएगा आपका CH3 2 CH प्लस, और लास्ट में CH3 CH2 प्लस, ठीक है। तो ये है आपकी स्टेबिलिटी सीरीज, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, 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 और सबसे लास्ट में आपका विनाइल, लिखो चाहे मत लिखो उसको, वो ज्यादा आता भी नहीं है, ओके। तो ये नोट करो। फिर इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, कर दो रब, ओके।
एक बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, नोट करो। ए क्या है आपका, मान लो CH3 एक एम्स के आया हुआ एग्जाम्पल है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन है CH3 सल्फर और CH2 प्लस, बी ऑप्शन में दे रहा है आपको CH3 ऑक्सीजन और CH2 प्लस, ठीक है। सी ऑप्शन में दे रहा आपको CH3 नाइट्रोजन CH3 और CH2 प्लस, और डी ऑप्शन में दे रहा है FCH2। इसने कोई सीरीज नहीं पूछी आपसे, इसने सिर्फ ये पूछा है कि मेरे को एक ऑप्शन बता दो, इनमें से वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। चलो यार, नीट में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के करो। करो, देखो भाई, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल, ये देखो, ये क्या, ये कैसे स्टेबल हो रहा है, पहले तो ये चीज देखो तुम, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है भाई, लोन पेयर सिग्मा पी, ये कॉन्जुगेशन करवाया था मैंने। अगर ये कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, तो ये कौन किसके थ्रू रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, सॉरी, ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। यहाँ क्या, ये लास्ट में कहूंगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये तो फ्लोरीन है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच हो रहा है, इसको अनस्टेबल हो रहा है ज्यादा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ भी बढ़िया कंजुगेशन हो रहा है, कंजुगेशन है इसलिए यहाँ पे भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर किसकी ज्यादा है, तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर किसकी है भाई, मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सीरीज करवाई थी आपको, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन था, O माइनस, तो O माइनस तो नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या करवाया था आपको, NR2, उसके बाद NH2, और मैंने बोला था इनको याद भी रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ये क्या, NR3 और NH3, ये कौन से उसमें आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, और ये कौन से उसमें थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है, ये वाला NR2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा C। आया मजा भाई, जो बड़े लेवल के जो है नीट IIT ये एग्जाम होते हैं, इनमें डिफिकल्ट कुछ नहीं देता, बस क्वेश्चन को घुमा के देता है, और हम घूम जाते हैं, है ना सर, घूमते हैं भाई, कोई दो राय नहीं है इसमें ठीक है। एक तो माहौल का इफेक्ट पड़ता है ना वहां पे। एक क्वेश्चन और देखो यार, आप मान लो आपके पास एक ही है CH3CH CH2 प्लस, ठीक है। बी ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूं CH3C
CH2CH3। सी ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूं CH3 CH प्लस O CH3, और डी ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूं 1 2 3 CH3 CH प्लस CH3 और CH2 O CH3। अब मेरे को बताओ कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। एक सीरीज में अरेंज करो कि सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग सीरीज में अरेंज करो इनको। ओके 1 2 3 4 5 कर लिया। वही वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो एक बार, मैं करवा रहा हूं वीडियो। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है कॉन्जुगेशन से भाई, इसके अगले वाले कार्बन पे तो देखना है ना, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो ये किससे स्टेबलाइजर है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये और 2 ये, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये किससे स्टेबलाइज है, इस साइड से तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है, और इस साइड से ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। मान रहे हो आप भाई, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पे 3 अल्फा प्लस और क्या है रेजोनेंस। यहां पे क्या है, यहां पे भी रेजोनेंस है क्या, नहीं, कंजुगेशन नहीं बन रहा। देखो लोन पेयर सिग्मा फिर प्लस चार्ज आ रहा है, और कंजुगेशन कैसे बनना चाहिए, लोन पेयर सिग्मा प्लस चार्ज। यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा 2 बार आ गया तो कंजुगेशन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन कितना है, 3 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब आपको चीजें कुछ क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन एक समस्या और आ गई अब आपके सामने कि सर यहाँ पे 8 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेजोनेंस है, और क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन भी है। तो बोला सर आपने बताया था कि रेजोनेंस से जब तीनों साइड अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने लिखवाया था ना ये CH3 C is more stable than वो एलाइल कार्बोकेटायन लिखवाया था उससे। अब फंसी की बात देखो यहाँ पे पहली बात तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। अब 3 के मुकाबले 8 के मुकाबले 3 अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है, तो यहाँ पे सिर्फ कितने बचे ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो नेट इसको घटा के मैं तो 5 अल्फा हाइड्रोजन का इफेक्ट, भाई 5 अल्फा हाइड्रोजन का इफेक्ट ही तो ज्यादा हो रहा है यहां, ठीक है। नेट हो देखो इफेक्ट में, और यहां पे क्या बच गया फिर रेजोनेंस, और यहां पे क्या बच गया 5 अल्फा हाइड्रोजन का। मान लो ये 3 ने ये 3 को कैंसिल कर दिया, यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन का और यहां पे रेजोनेंस। तो यहां पे याद करो मैंने कितने के मुकाबले लिखवाया था इसको ज्यादा, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां पे कितने बच रहे हैं 5, ठीक है। मैं बता रहा हूं अगर ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाओ तो ऐसे सॉल्व कर लेना इसको। तो कौन भारी पड़ेगा, रेजोनेंस या ये 5 अल्फा हाइड्रोजन, वो भी ऐसी बात है रेजोनेंस। तो इसका सीरीज क्या बनाओगे, सी कहां पे लिखूं आंसर, यही लिखता हूं आंसर है इसका सी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद डी, उसके बाद इसमें 5 इसमें 2 बी, और उसके बाद ए। ओके, तो ये थी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें,
और वो फिनाइल ग्रुप वाला समझ गए? मान लो एक एग्जांपल और दूं, और एक आपके पास ये है, ये ए, ये बी आपका, और ये सी, और डी ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको ये CH3 CH और CH3 प्लस। अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा सीरीज में अरेंज करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? जल्दी करो यार, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे बता दिया। बताओ, करूं? ठीक है, देखो यहां रेजोनेंस दो फिनाइल ग्रुप्स के थ्रू, ओके, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे रेजोनेंस विनाइल कार्बोकैटायन, और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी, उसके बाद ए। ठीक है, अब इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये होगा, और डी। तो ये काली किताब है जिसने इसको ज्यादा स्टेबल बताया है, तो ये नहीं होता, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, बाकी करूँ अब? ठीक है, और ये चीज याद रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, और अपना क्या, सिर्फ हैलोजन के केस में ये इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह का दूं कि क्लोरीन ए बी में मैंने जोड़ दिया आपके पास, OH, सी में जोड़ दिया मैंने NO2, और डी में मैंने जोड़ दिया OCH3। चलो, अभी मेरे को ये बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ग्रुप इनमें से इलेक्ट्रॉन देगा वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो देखो ये क्लोरीन सिस्टम में मैंने क्या समझाया था कि सिस्टम में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेंगे। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सिस्टम को या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है? भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और कौन से इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है? -I इफेक्ट से। आप बोलोगे सर इसके पास लोन पेयर हैं तो ये डोनेट भी तो करेगा। नहीं, इसके मामले में डोनेट तो करता है बट
इसको डोनेट करने नहीं देता, क्योंकि ये जो इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है होने के कारण ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है। ओके, OH अल्कोहल, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ग्रुप में, ये क्या बनाएगा इसको स्टेबल, ये क्या करेगा अनस्टेबल, ये क्या कर रहा है इसको स्टेबल। भाई इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहां देखो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है और तुम इससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो ये क्या स्टेबल होगा या अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये कौन सी इफेक्ट से खींच रहा है, -m इफेक्ट से, ठीक है। यहां OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिस्टम को, तो ये क्या कर रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है। ओके, तो आप आंसर में सीरीज कैसे बनाओगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, भाई ये तो अनस्टेबल हो रहा है, ये भी अनस्टेबल हो रहा है, ये तो ये स्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है, अब इन दोनों में कैसे बताओगे, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सीरीज में पहले आता है या OCH3, OH ये ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, B, उसके बाद D, उसके बाद ये कम अनस्टेबल हो रहा है, ये ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें -m इफेक्ट से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को और ये -I इफेक्ट से, तो कौन सा ज्यादा पावर से खींच रहा है, ये वाला, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो ये थी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। चलो नोट, कितने देर का हो गया लेक्चर। अब एक और है इसमें अपने पास पॉइंट कार्बोकैटायन में की रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो अभी पढ़ दो, समझ में आ जाएगा इसी साथ ही। भाई हम क्या करते हैं, जब कोई कार्बोकैटायन, मान लो आपके पास ये वाला कार्बोकैटायन बन रहा है, प्लस, ठीक है, अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री, ठीक है, और अगर इसी को मैं, ये कार्बोकैटायन यहां पे CH3 और ये प्लस, ठीक है, ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री, भाई 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। इसको देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, इसको कितने मिल रहे हैं, 2, ठीक है। अब बात ये होती है ये सर हुआ कैसे, तो ऐसे समझो इसको, आपके पास यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और मैंने कैसे किया, मैंने इसको कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करवाया है। रीअरेंजमेंट किस चीज का करवाया मैंने, इसका हाइड्राइड का, H माइनस का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H के पास ही आ गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ जाके अटैच हो गया, और यहां पे क्या आ गया, फिर प्लस चार्ज। भाई इसका एक हाइड्रोजन चला गया ना इलेक्ट्रॉन लेके, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, और इस पे वो उस दोनों इलेक्ट्रॉन से उस हाइड्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसके साथ अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और ये रीअरेंजमेंट कब करवाया जाता है, जब अपने को
एक स्टेप लेने से मान लो स्टेबिलिटी मिल रही है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा हो, तो वहां पे रीअरेंजमेंट करवा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्राइड शिफ्ट करने से अपने को क्या मिल रहा था, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो रिएक्शन के बीच में ऐसा देखा गया है कि कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाता है अगर ईच स्टेप पे, और ये तब तक शिफ्ट होता रहता है जब तक इसको हर एक स्टेप पे स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो लिखो कार्बोकेटाइन रीअरेंज itself by हाइड्राइड शिफ्ट H माइनस, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ठीक है, और मिथाइल शिफ्ट। भाई कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज कर लेता है, रीअरेंज का मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाता है, अगर उसको रीअरेंजमेंट करने का मौका मिल रहा है तो। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट करके कैसे कैसे रीअरेंज कर सकता है खुद को, या तो हाइड्रोजन शिफ्ट करके, कि अभी जैसे किया एक हाइड्रोजन उसको दे दिया, या मान लो ऐसे होता CH3 CH3 और CH2 प्लस। ठीक है, तो अब ये क्या करता, अब ये इस मिथाइल को शिफ्ट कर देता है यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, तो ये कैसे करता है CH3 CH प्लस, और ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ जाके अटैच हो जाता है CH2 CH3। ओके, ठीक है, ये कौन सा शिफ्ट है, मिथाइल शिफ्ट। यहां पे ये 1 डिग्री है, यहां पे कौन सा बन जा रहा है 2 डिग्री, ये देखो ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल शिफ्ट। इसी तरह से ये फिनाइल शिफ्ट भी कर सकता है। अरे यार कभी मान लो ये है यार CH, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और अब ये क्या करेगा, फिनाइल शिफ्ट करवाएगा, मिथाइल शिफ्ट करवाएगा, क्या करवाएगा, देखो मिथाइल भी है इसके पास शिफ्ट करवाने के लिए, और फिनाइल भी, तो फिनाइल शिफ्ट करवाएगा। क्यों करवाएगा मैं बताता हूँ आपको, क्या बनेगा अब इसका CH3 C प्लस, ये CH3 है C, और CH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिनाइल ग्रुप। ठीक है, नोट करो, यहाँ पे आप पूछोगे सर इसने मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं की, इसने फिनाइल किस लिए शिफ्ट की, तो देखो करूँ अब। ओके, माइग्रेटिव ऑर्डर होता है एक, एग्जाम्पल से देखो कि आपके पास मान लो ये है CH3 C H, और यहाँ पे आपके पास है फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे है आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ आप, देखो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन शिफ्ट करके भी ये कार्बोकेटाइन बन सकता है, फिनाइल शिफ्ट करके भी ये वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है, या ये अपना मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करके भी कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो ये किसको शिफ्ट करे, शिफ्ट तो होना है, तो इसके लिए एक ऑर्डर होता है कि सबसे पहले अगर हाइड्रोजन है तो
हाइड्राइड शिफ्ट होगा, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट होगा और उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, याद रखना अगर ऐसी कोई कंडीशन फंसती है तो सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट और फिर यस मिथाइल शिफ्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों को शिफ्ट कर दो, ये ऑर्डर बता रहा हूं मैं। अभी इसको किससे शिफ्ट करना चाहिए, इसको हाइड्राइड को शिफ्ट करना चाहिए, तो ये हाइड्राइड को शिफ्ट करेगा यहां पे CH3 बन जाएगा और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ओके ठीक, तो ये तो है माइग्रेटरी ऑर्डर। अगर कुछ ऐसा होता है हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। देन थर्ड पॉइंट ये है कि क्या हम इसके लिए फिर रीअरेंजमेंट किसी कार्बोकेटाइन में तभी होगा जब अपने को अगले स्टेप पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 CH और CH3 और ये है आपका कार्बोकेटाइन। तो क्या बताओ मेरे को यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना चाहेगा कि यहां से हाइड्रोजन लेके ये बन जाए या यहां से लेके ये बन जाए। मतलब भाई क्या ये करना चाहेगा कि अपना हाइड्रोजन इसको दे दे और सॉरी इससे हाइड्रोजन ले ले और शिफ्ट कर ले? नहीं। अब ये देखो 2 डिग्री है, अगर ये यहाँ पे चला गया तो 1 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, वो तो कोई मतलब ही नहीं है उधर शिफ्ट करने का। तो और अगर मान लो ये शिफ्ट करके यहाँ पे आता है, ये हाइड्रोजन यहाँ जाता है और ये चार्ज यहाँ आता है, तो क्या होगा, ये 2 डिग्री रहे, कोई स्टेबिलिटी मिलती है इसको? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये रीअरेंज नहीं होगा। ये रीअरेंज वही होगा जहां इसको एक स्टेप के बाद ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेप हो मिल जाए। अगर एक स्टेप हो गया उसके बाद ये मान लो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री के बाद इसको लग रहा है कि अगले स्टेप में एक शिफ्ट और करूंगा तो मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाऊंगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाऊंगा, तो ये एक स्टेप और शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ठीक है। अब मेरे को बताओ यहां पे क्या होगा, शिफ्ट होगा, रीअरेंज होगा कार्बोकेटाइन आपका? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे आने पे इसको 2 डिग्री मिल रहा है। एक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा CH3। अब ये क्या हो गया 2 डिग्री, ये 1 डिग्री था आपका भाई, ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। ठीक है, अब क्या ये और शिफ्ट करना चाहेगा खुद को कार्बोकेटाइन? जी हाँ, क्योंकि अगर ये यहाँ पे पहुंच गया तो ये कौन सा बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। 3 डिग्री का मतलब देखो ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है चेन में, 1 2 3। तो ये क्या करेगा, अपने इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर देगा और ये क्या बन जाएंगे CH2 और ये चार्ज आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो भाई कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग भी आपको समझ में आ गई। बट लेना ढंग से अगर नहीं है ये तो जरूरी है यार, कार्बोकेटाइन शिफ्ट होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ोगे ना तो वहां पे कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग होगा कि 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा या 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और इसका माइग्रेशन ऑर्डर याद रखना, पहले हाइड्राइड शिफ्ट, अगर हाइड्राइड नहीं है तो फिनाइल शिफ्ट, अगर फिनाइल नहीं तो मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, और आपने ये पढ़ लिया है कि कार्बोकेटाइन होता क्या है,
ये होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और क्या होता है इसमें, इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन वाली सीरीज आपने याद कर ली, सबसे पहले फिनाइल, फिर वो याद रखना बीच में जो आता है जो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस से पहले आ रहा है, ठीक है, वो एक पॉइंट याद रखना। तो ये था आज का अपना टॉपिक, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।